नमस्कार दोस्तों, मैं प्रमोद सारस्वत क्लासेस में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। और आज हम जो क्लास ले रहे हैं वो विराम चिन्ह। तो विराम चिन्ह से बेस्ड आपका राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड भर्ती परीक्षा 2024 के अंदर एक इम्पोर्टेंट विषय है। और साथ ही साथ किसी भी एग्जाम के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है विराम चिन्ह। तो विराम चिन्ह अगर हिंदी का एग्जाम दे रहे हैं तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और हर एग्जाम में आने वाला चैप्टर है। विराम चिन्ह का क्या अर्थ होता है? तो सबसे पहले हम देखेंगे कि विराम चिन्ह का अर्थ है ठहराव, विश्राम, रुकना। अर्थात वाक्य लिखते समय विराम को प्रकट करने के लिए लगाए जाने वाले चिन्ह को ही क्या हम कहते हैं दोस्तों? विराम चिन्ह कहते हैं। ठीक है, तो क्या मतलब निकला? ठहराव या विश्राम किया। और किसी वाक्य में जब ठहराव और विश्राम को अलग अलग विराम चिन्हों के द्वारा हम अलग अलग रूप से इंगित करते हैं और यही कहलाती है हमारी विराम चिन्ह। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। विराम चिन्ह का प्रयोग इंपॉर्टेंट है। विराम चिन्ह का प्रयोग जो है वो कहां कहां पर किया जाएगा। ठीक है, तो विराम चिन्ह के प्रयोग की मैं अगर बात करूंगा तो दोस्तों, यदि विराम चिन्ह का वाक्य में सही से प्रयोग ना किया जाए, क्या विराम चिन्ह का वाक्य में सही से प्रयोग ना किया जाए तो वाक्य अर्थहीन हो जाएगा या अस्पष्ट हो जाएगा। मतलब यहां पर हम ये समझ रहे हैं कि विराम चिन्हों का उपयोग क्यों जरूरी है एक वाक्य में। एग्जाम्पल है रोको मत जाने दो। अब रोको मत जाने दो एक एग्जाम्पल यहां पर दिया गया है जिसको हमें बखूबी समझना है। अगर रोको के बाद हमने कोमा लगाया दोस्तों तो यहां पर हो गया रोको मत जाने दो। रोको मत जाने दो मतलब यहां पर ना जाने देने की बात ऑर्डर हो रहा है कि इसको जाने मत दो। लेकिन यहीं पे रोको मत के बाद कोमा लगाया, रोको मत जाने दो मतलब यहां पर जाने देने की बात हो रही है कि उसको रोको मत जाने दो। तो एक ही वर्ड को, एक ही वाक्यांश को जब हमने अलग अलग जगह पर विराम चिन्हों का उपयोग किया दोस्तों, तो उसके जो मतलब थे, उसके जो मीनिंग थे, वो दोनों जगह पर बदल गए। आगे बात करते हैं। अब शुरुआत करते हैं हम इंपॉर्टेंट 18 विराम चिन्हों पे यहां पर बात करेंगे। और उसमें सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं दोस्तों अल्प विराम की। सॉरी, जहां थोड़ी सी देर रुकना पड़े वहां अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। अर्थात एक से अधिक वस्तुओं को दर्शाने के लिए अल्प विराम, जहां पर थोड़ा रुकना पड़े या फिर एक से अधिक जब वस्तुओं को दर्शाया जाता है, जैसे जयपुर हो गया, मुंबई हो गया, लाल पीला नीला, या आदमी औरत, इस तरह की जब चीजें आ जाती हैं तो जब कई सारे वस्तुओं को दर्शाना होगा तो हम क्या लगाएंगे दोस्तों? कॉमा लगाएंगे। उदाहरण के लिए राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान ये सभी भगवान के रूप में पूजे जाते हैं। उसी प्रकार में भारत में पहाड़, झरने, नदी, खेत, इमारत आदि चीजें देखने या देखी थी। तो इस तरीके से आप इनको यूज कर सकते हैं। अल्प विराम विराम चिन्हों को अंग्रेजी में कहा जाता है दोस्तों कॉमा। क्या कहा जाता है? कॉमा। इंग्लिश में यूज होता है कॉमा और हिंदी के लिए यहां पर दोस्तों यूज होता है, उसको हम कहते हैं अल्प विराम। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। और दोस्तों, सारस्वत स्टेनो क्लासेस प्रोवाइड कर रहा है ऑनलाइन और ऑफलाइन स्टेनोग्राफी की बेस्ट क्लासेस। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, स्टेनोग्राफी सीखना चाहते हैं, स्टेनोग्राफी या टाइपिंग, तो आप दिए गए नंबर 9887060188 पे कॉल करके और अधिक जानकारी ले सकते हैं। चलिए वापस पॉइंट पे आते हैं। अर्धविराम जिसको हम कहते हैं दोस्तों सेमी कॉलम, इंग्लिश में क्या कहा जाता है? सेमी कॉलम। जब अल्प विराम, ठीक है, की अपेक्षा कुछ अधिक देर तक रुकना पड़े तब हम अर्ध विराम का प्रयोग करेंगे। अल्प विराम जब थोड़ी देर के लिए रुकना पड़ेगा तो अल्प का यूज करेंगे, और जब ज्यादा देर के लिए रुकना पड़ेगा दोस्तों तो हम करेंगे अर्ध विराम का उपयोग। सूर्यास्त हो गया, लालिमा का स्थान कालिमा ने लिया, सूर्योदय हो गया, चिड़िया चहकने लगी और कमल खिलने लगे। तो इस तरह यहां पर अर्धविराम का उपयोग होगा। अर्धविराम चिन्ह को अंग्रेजी में क्या कहा गया है? सेमी कॉलम। चलिए आगे बढ़ते हैं। पूर्ण विराम, ठीक है, पूर्ण विराम को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? फुल स्टॉप। ठीक है, जब वाक्य खत्म हो जाता है तब वाक्य के अंत में पूर्ण विराम लगाया जाता है। जैसे राम खाना खाता है, खाना खाता है हैबिट है, खाना खाएगा ही, सीधी बात है, खाना खाता है, वर्ड पूरा हो गया। मोहन स्कूल जाता है,
राम का दोस्त मोहन है, मैंने अपना काम पूरा कर लिया। वर्ड पूरा हो चुका है, फुल स्टॉप लगा दिया गया। तो पूर्ण विराम क्या हो गया, जब वाक्य खत्म हो जाएगा तब वाक्य के अंत में क्या होगा, पूर्ण विराम लगेगा। अब उपविराम की बात कर रहे हैं जिसको हम कहते हैं कॉलन। कॉलम की बात नहीं, कॉलन इंग्लिश में, ठीक है। जब किसी कथन को अलग दिखाना हो तो वहां पर उपविराम का उपयोग किया जाता है। जैसे प्रदूषण, बुकों के टाइटल में भी ऑलमोस्ट ये देखने को मिलेगा, प्रदूषण एक अभिशाप, विज्ञान वरदान या अभिशाप। तो यहां पर क्या है, जब किसी कथन को अलग दिखाना हो तब इसका प्रयोग किया जाएगा। जैसे प्रदूषण को हाईलाइट किया तो प्रदूषण डॉट एक अभिशाप उपविराम कहलाएगा। उपविराम चिन्ह को कॉलन कहा जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विस्मयादि बोधक चिन्ह जिसको हम कहते हैं साइन ऑफ इंटरजेक्शन, ठीक है। क्या है, विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग वाक्य में हर्ष, विवाद, विस्मय, घृणा, आश्चर्य, करुणा, भय इत्यादि के लिए किया जाएगा, ठीक है। इत्यादि का बोध कराएगा, अर्थात इसका प्रयोग अवयव शब्द से पहले किया जाता है। सुन लीजिए किस तरीके से, जैसे हाय, ठीक है। और आजकल बड़ो बड़ी सॉन्ग भी चल रहा है बहुत ज्यादा, तो उसमें सबसे जो सॉन्ग जहां से चालू हो रहा है बड़ो बड़ी का, ओए होए हाय हाय, तो वो सब में आप ये लगा सकते हैं। तो आ, हाय, छी, अरे और शाबाश, शाबाश, ठीक है। विस्मय आदि बोधक चिन्ह जिसमें खुशी, विवाद, विस्मय, घृणा, आश्चर्य, करुणा, अरे कौन आ गया, अरे कौन आ गया, तो इस तरह की जो भी चीजें हैं उसमें विस्मय आदि बोधक चिन्ह लगेगा। हाय वह मर गया, आह कितना सुंदर सुहावना मौसम है, वाह कितना सुंदर है, ठीक है। तो विस्मय बोधक चिन्ह जिसको हम क्या कहेंगे, साइन ऑफ इंटरजेक्शन, ठीक है। जिसका साइन किस तरीके का रहेगा, इस प्रकार से बनेगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में किया जाएगा। जब भी कोई क्वेश्चन बन रहा होगा तब यूज करेंगे। जैसे वह क्या लिख रहा है, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क, वह क्या लिख रहा है, हमें पता नहीं, हम पूछ रहे हैं वह क्या लिख रहा है, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। उसी प्रकार ताजमहल किसने बनवाया, इट्स क्वेश्चन मार्क, ताजमहल किसने बनवाया। प्रश्नवाचक चिन्ह विराम चिन्ह को हम क्या कहते हैं, क्वेश्चन मार्क कहते हैं। क्वेश्चन मार्क का जो साइन है वो ये वाला हो गया दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। कोष्टक, कोष्टक इस तरीके का भी हो सकता है, इस तरह का भी हो सकता है दोस्तों, और इस तरह के भी होते हैं, ठीक है। तो कोष्टक चिन्ह जो है का प्रयोग अर्थ को अधिक स्पष्ट करने के लिए किया जाएगा, ठीक है, अथवा वाक्यांश को कोष्टक के अंदर लिखने के लिए किया जाएगा। जैसे विश्वामित्र, ठीक है, विश्वामित्र क्रोध में कांपते हुए, स्थिति बताई जा रही है, ठहर जा। अब देखिए हमें कैसे पता चला कि वो किस भावपूर्ण, किस भावना से वो बोल रहे हैं। विश्वामित्र कोष्टक में कर दिया क्रोध में कांपते हुए, मतलब ये सिचुएशन, इट्स अ सिचुएशन बताई गई है कि वो क्रोध में कांप रहे हैं और उन्होंने क्या बोला, ठहर जा, तो इस तरह से कोष्टक में लग दिया। धर्मराज, धर्मराज कौन, ये धर्मराज, अब धर्मराज तो कौन हो सकता है, यहां पर नाम लिख दिया दोस्तों, युधिष्ठिर की बात हो रही है, धर्मराज युधिष्ठिर, ठीक है। तो युधिष्ठिर और धर्मराज एक ही इंसान है, हाईलाइट कर दिया गया है कि युधिष्ठिर की बात हो रही है, तो धर्मराज युधिष्ठिर सत्य और धर्म के संरक्षक थे, ठीक है। तो कोष्टक चिन्ह जिसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, ब्रैकेट भी कहते हैं, ये हमने यहाँ पे क्लियर किया। नेक्स्ट आ जाइए, योजक चिन्ह। योजक चिन्ह का प्रयोग समस्त पदों के मध्य में किया जाएगा, ठीक है। समस्त पद क्या होते हैं, दो अलग अलग पद जो होते हैं वो जब आपस में मिलकर एक नया पद बनाते हैं, और इसके लिए एक विशेष प्रकार से अगर मैं कहूं तो द्वंद्व समास, जो द्वंद्व होता है, ठीक है, तो द्वंद्व पे हम काम कर सकते हैं। तो जैसे सुख दुख हो गया, ठीक है। तो इस तरह के जो भी समस्त पद होंगे वहां पर, जैसे सुख दुख, लाभ हानि, दिन रात, यश अपयश, तन मन और धन, तो तन मन धन, सीधी बात समझिए, जो द्वंद्व समास है वो जहां पर भी लग जाएगा, या फिर जब दो वर्डों के बीच में किसी की कोई लोप, वर्ड लोप होगा, जैसे सुख दुख को हम क्या बोलते हैं, सुख और दुख, तो यहां पर और जो है वो स्किप हो रहा है, इसलिए सुख दुख, लाभ और हानि, दिन और रात, यश और अपयश, तन मन और धन, तो जब इस तरह की चीजें आएगी दोस्तों, तो यहां पर द्वंद्व समास जब भी यूज होगा, और दोस्तों यहां पर समस्त पदों का जब मिश्रण से एक नया पद का निर्माण होगा तब हम इसको लगाते हैं। जैसे देश के दीवानों ने तन मन धन से देश की रक्षा के लिए प्रयत्न किया, और योजक चिन्ह या विराम चिन्ह को हम इंग्लिश में कहते हैं हाइफन,
ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि योजक चिन्ह को क्या कहा जाता है, तो हमें पता होना चाहिए हाइफन, और ये इस तरीके से जो है बीच में डैश के रूप में लगता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अवतरण चिन्ह या उद्धरण चिन्ह, जिसको हम इन्वर्टेड कोमा के रूप में भी जानते हैं, ठीक है, इसके बारे में हम देखते हैं। किसी भी कही हुई बात को उसी तरह प्रकट करने के लिए अवतरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे तुलसीदास ने सत्य कहा है, क्या कहा है, पराधीन सपनेहु सुख नाही, ठीक है। और उसी प्रकार जयशंकर प्रसाद ने कहा है, जीवन विश्व की संपत्ति है, ठीक है। जैसे ये वाली वही चीज हो गई कि नेहरू ने कहा तुम हमें खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तो उसी तरीके से आप इसको इन्वर्टेड कोमा में लिख सकते हो। राम ने कहा सत्य बोलना सबसे बड़ा धर्म है, रामधारी सिंह दिनकर श्रेष्ठ कवि है, ठीक है। तो आप इस तरीके से इनका जो यूज है वो आप कर सकते हैं। विराम चिन्ह को अंग्रेजी में इन्वर्टेड कोमा कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लाघव चिन्ह संक्षेप सूचक, ठीक है, और इसको हम बोलेंगे एब्रीविएशन साइन। चलिए, किसी बड़े तथा प्रसिद्ध शब्द को संक्षेप में लिखने के लिए उस शब्द का पहला अक्षर लिखकर उसके आगे शून्य लगा दिया जाता है, तो ये शून्य ही लाघव चिन्ह कहलाता है दोस्तों। क्या कहलाता है? लाघव चिन्ह, बिल्कुल गोल लाघव चिन्ह होता है। जैसे डॉक्टर, डॉक्टर सुप्रसिद्ध नाम है, डॉक्टर के आगे डॉट लगाती, कई जगह पे आपने देखा होगा डॉक्टर लगाते हैं, तो ये क्या कहलाएगा? लाघव चिन्ह। अब दोस्तों ये चीज क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि डॉक्टर में कौन सा विराम चिन्ह यूज किया गया है, नीचे ऑप्शन आ जाएंगे, आपको पता होना चाहिए संक्षेप सूचक या लाघव चिन्ह का ऑप्शन होगा, तो आप तुरंत लगा देंगे लाघव चिन्ह कहते हैं इसको, ठीक है, क्लियर कर लीजिएगा। डॉक्टर के लिए, पंडित के लिए पंडित डॉट लगा देते हैं ना, पंडित रामधारी शास्त्री या जो भी है। इंजीनियर के लिए इंजी डॉट, और उत्तर प्रदेश के लिए उत्तर और फिर प्रदेश। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। जैसे राजस्थान को भी हम लिख देते हैं ना दोस्तों, राजस्थान, इस प्रकार से। तो ये आपको करना है, इसको लाघव चिन्ह, एब्रीविएशन साइन। नेक्स्ट बढ़ते हैं। विवरण चिन्ह, आदेश चिन्ह, ठीक है, साइन ऑफ फॉलोइंग, ठीक है। क्या होता है? विवरण चिन्ह का प्रयोग वाक्यांश के विषयों के कुछ सूचक निर्देश आदि करने के लिए किया जाता है। जैसे आम के निम्न फायदे होते हैं, फिर फायदे लिखे जाते हैं। जैसे इसके निम्न फायदे हैं, इस योजना के निम्न फायदे हैं, संज्ञा के 3 प्रमुख भेद हैं, वचन के 2 भेद हैं, तब हम ये 2 डॉट लगा के और ये डैश लगाते हैं ना दोस्तों, तो यही है विवरण चिन्ह, आदेश चिन्ह, जिसको हम बोलते हैं साइन ऑफ फॉलोइंग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रेखांकन चिन्ह, जिसको हम बोलते हैं अंडरलाइन, ठीक है। अभी मैं ये कर रहा हूं ना, किसी भी वाक्य में महत्वपूर्ण शब्द, पद वाक्य को रेखांकित करने के लिए रेखांकन चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे हरियाणा उत्तर प्रदेश को यमुना नदी पृथक करती है, तो मैंने ये जो अंडरलाइन की है यही है रेखांकन चिन्ह, ठीक है। जैसे गोदान उपन्यास प्रेमचंद्र द्वारा लिखित सर्वश्रेष्ठ कृति है। कृष्ण ने बरगद के पेड़ के नीचे उपदेश दिया, तो अब यहां पर आपने जैसे कृष्ण को कर लीजिए या फिर बरगद के पेड़ को कर लीजिए, क्या इंपॉर्टेंट आप इसमें हाईलाइट करना चाहते हो, क्या दिखाना चाहते हो, क्या पॉइंट क्रिएट करना चाहते हो, वो आप इसको रेखांकित कर सकते हैं, जिसको बोला जाता है इंग्लिश में अंडरलाइन। आगे बढ़ते हैं दोस्त। लोप चिन्ह, पदलोप चिन्ह, मार्क ऑफ ओमिशन, ठीक है। क्या कहता है? जब वाक्य या अनुच्छेद में कुछ अंश छोड़कर लिखना हो तो लोप चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब देखिए उदाहरण के लिए, राम ने मोहन को गाली दी, गाली दी, ठीक है। यहां पर क्या हुआ? जब वाक्य अनुच्छेद में कुछ अंश छोड़ दिया जाता है, कौन सी गाली दी नहीं पता है। मैं सामान उठा दूंगा पर, एक कहने का होता है ना, लेकिन मैं घर चलूंगा, अवश्य चलूंगा पर तुम्हारे साथ। तो यहां पर जब कुछ अंश छोड़ दिया जाता है और लिखना लगे तो हम यहां पर क्या करते हैं? डॉटेड्स का यूज करते हैं। तो लोप चिन्ह, विराम चिन्ह को हम कहते हैं मार्क ऑफ ओमिशन। नेक्स्ट बढ़ते हैं दोस्तों। पुनरुक्ति सूचक चिन्ह, इसको कहते हैं रिपीट पॉइंटर सिंबल, ठीक है। पुनरुक्ति सूचक चिन्ह का प्रयोग ऊपर लिखे किसी वाक्य के अंश को दोबारा लिखने से बचने के लिए किया जाता है। जैसे रमेश कक्षा 10 में पढ़ता है, रमेश कक्षा 10 में पढ़ता है, रमेश के पिता एक किसान है। अब बार बार मान लीजिए रमेश की पुनरावृत्ति आ रही है, रमेश के पिता किसान हैं, रमेश के पिता ज्यादा कमाते हैं, रमेश के पिता
जो है वो 55 साल के हैं, तो बार बार जब रमेश 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 अगर आएगा तो हम रमेश की जगह ये इस तरह का जो रिपीट पॉइंटर सिंबल है उसको हम यूज यहाँ पर कर सकते हैं। तो यहाँ पर रिपीट पॉइंटर सिंबल का प्रयोग रमेश के लिए हुआ है, पुनरुक्ति सूचक चिन्ह को अंग्रेजी में रिपीट पॉइंटर सिस्टम कहा जाएगा। तो ये हम यहाँ पर क्लियर कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, विस्मरण चिन्ह, त्रुटि पूरक चिन्ह या हंस पद, इसको हम कहते हैं ऑब्लिवियन साइन। ठीक है, ऑब्लिवियन साइन इस तरीके से। विस्मरण चिन्ह का प्रयोग लिखते समय किसी शब्द को भूल जाने पर किया जाता है। अब देखिए, या तो टाइपिंग में इस तरीके से यूज कर लिया जाता है, और अगर आप वैसे टाइप कर रहे हैं तो इस प्रकार से, जैसे ये यहां पर मथुरा, जैसे श्याम गांव, तो इस प्रकार का सिंबल करके ऊपर इस चीज को लिख दिया जाता है। कई किताबों में आप इस तरह की एडिटिंग भी आप देखेंगे। तो ये कहलाता है विस्मरण चिन्ह या त्रुटि पूर्वक चिन्ह या हंस पद। ठीक है, राम बहुत, अब जैसे हम यहाँ पर टाइप करना भूल गए तो इस तरह का सिंबल लगा के और ऊपर लिख देंगे सीधा। ठीक है, तो इस तरीके से मैं तुमसे वो बात की थी। ठीक है, मैं तुमसे वो बात, फिर यहां पर ये हमने लगाया और कब यहां पर कर दीजिए कब की थी, इस तरीके से। ठीक है, तो विस्मरण चिन्ह विराम चिन्ह को क्या कहेंगे, ऑब्लिवियन साइन कहेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अवग्रह दीर्घ उच्चारण चिन्ह, लॉन्ग प्रोनाउंसिएशन साइन। लॉन्ग प्रोनाउंसिएशन साइन, देखिए अवग्रह ये यू करके और ये इस तरह का साइन, जैसे जस्ट लाइक हिंदी के 5 की तरह ये बनता है, थोड़ा सा यू घूम के और इस तरीके से ये यू घूमता है। ठीक है, और देखा जाए तो ये उल्टा 2 बनता है, इस तरीके का ऐसे बनाना है। एक देवनागरी चिन्ह है, ये कौन सा है, देवनागरी चिन्ह है। इसका प्रयोग संधि के कारण विलुप्त हो गया, क्योंकि ए जो है वो तो हर जगह होता है, जैसे हम पै बोलते हैं, न बोलते हैं, मैं बोलते हैं, चा बोलते हैं, तो सब में ए का जो है वो वर्ड आता है, ए के लिए किया जाता है। परंतु आधुनिक भारतीय भाषाओं में अवग्रह चिन्ह का प्रयोग अति दीर्घ स्वर या दीर्घ उच्चारण या पुकारने के लिए किया जाता है, अति से दीर्घ उच्चारण भी दीर्घ उच्चारण चिन्ह कहा जाता है। ठीक है, अब समझिए, जब किसी वाक्य शब्द में किसी विशेष शब्द के उच्चारण में अन्य शब्दों की अपेक्षा अधिक समय लगे तो वहां दीर्घ उच्चारण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे मां, जब इसको आप इस तरीके से मां का मतलब है कि वो पुकार रहा है रेगुलर मां, बुआ, तो इस तरह से जब आप पुकारते हैं किसी चीज को, तब हम इस चीज का प्रयोग जो है वो मल्टीपल यूज करते हैं, ताकि वो कितनी देर तक चलता आ रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, पाणिनि का सूत्र है एडा पदांदातति, अर्थात पद के अंत में ए ओ के बाद यदि अकार आए तो अकार लुप्त हो जाता है। क्या, आकार जो है वो लुप्त हो जाता है तथा ए ओ का पूर्व रूप हो जाता है। इसी लुप्त हुए ए को हम अवग्रह चिन्ह, ठीक है, अवग्रह चिन्ह जो उल्टा साइन 2 का है, से प्रदर्शित करते हैं। उदाहरण के लिए समझिए, बालको प्लस अयम है, तो हमने क्या किया, बालको यू का यू रह गया, और जो ए है इसको हम स्किप करके क्या कर देते हैं, इस तरीके का चिन्ह लगा देते हैं, और ये कहलाता है बालको अयम। आ प्रॉपर साउंड निकल के आएगा। जैसे इसको हम बोलेंगे सो अहम, इसको हम बोलेंगे बालको अयम, और इसको हम बोलेंगे प्रभो अनुग्रहणम। ठीक है, प्रभो अनुग्रहण। तो इस तरीके से ये जो यूज किया जाएगा आपके, ठीक है, 2 पार्ट में, एक तो अवग्रह दीर्घ उच्चारण संधि, तो एक तो हमने कहा किया जब किसी चीज को पुकारते हैं तब, और एक हम कहां यूज करेंगे जब ए को साइलेंट बीच में कर दिया जाता है, मतलब ए की जगह पे हम इसको ये इस तरीके से यूज करते हैं। तो इन 2 जगह पर ये वाला वर्ड, कौन सा वाला वर्ड, आपका लॉन्ग प्रोनाउंसिएशन साइन अवग्रह या दीर्घ उच्चारण चिन्ह का प्रयोग जो है वो किया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, तुल्यता सूचक चिन्ह इक्वल साइन। अब देखिए, तुल्यता सूचक तो एक बार के लिए समझ में नहीं आता है, लेकिन जैसे हम इक्वल देखते हैं, इक्वल साइन देखते हैं, तो फिर हमें तुरंत समझ में आता है। तुल्यता सूचक चिन्ह का प्रयोग किसी वस्तु, संख्या, गुण आदि को बराबर या समान, समकक्ष, तुल्य प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग अधिकांशतः गणित में किया जाता है। राइट, अब देखिए उदाहरण के लिए, नो, हिंदी का नो बराबर है गणित का नो बराबर है 7 + 2 बराबर है 5 + 4, सारे 9 ही होते हैं, सबको बराबर। सोना बराबर 60,000 रुपए 10 ग्राम का। ठीक है, उसी प्रकार 10 रुपए बराबर 2 रोटी।
ठीक है, मतलब 2 रोटी बराबर है 10 रुपए या 10 रुपए के बराबर है 2 रोटी। अतः जिस चिन्ह का प्रयोग किसी वस्तु संख्या गुण आदि को बराबर समान समकक्ष तुल्य प्रदर्शित करने के लिए, तुल्य प्रदर्शित हो रहा है ना, दोनों बराबर है, तुलना की जा रही है, दोनों की बराबर है, समकक्ष है, ठीक है। भाई जैसे 7 + 2 5 + 4 समकक्षी है गुण संख्या के आधार पे, तो ये करने पर जब तुल्यता सूचक चिन्ह का जो है, और तुल्यता सूचक चिन्ह को हम क्या कहते हैं, इक्वल साइन के रूप में इसको हम याद करते हैं। निर्देशक चिन्ह की बात कर रहे हैं, डैश साइन की बात कर रहे हैं। एक योजक चिन्ह हमने पढ़ा था, जो हमने देखा था दिन और रात में, जो हमने देखा था माता और पिता में दोस्तों। तो एक तो ये होता है योजक चिन्ह, और एक होता है दोस्तों निर्देशक चिन्ह। इन दोनों के बारे में हम डिटेल से पढ़ते हैं। निर्देशक चिन्ह का प्रयोग विषय विवाद संबंधी प्रत्येक शीर्षक के आगे, उदाहरण के पश्चात, कथोपकथन के नाम के आगे किया जाता है। इसको रेखांकन चिन्ह के नाम से भी जाना जाता है। जैसे हम देखते हैं अध्यापक, अध्यापक तुम जा सकते हो, ठीक है। जैसे हम कथोपकथन होता है ना, कि किसने क्या कहा, हम देखते हैं ना, राम मैं आज घर आऊंगा, तो श्याम क्या बोल रहा है, तो कथोपकथन हो गया। एग्जाम्पल यहां पर हमने देखा उदाहरण के पश्चात, तो अपन लिखते हैं ना उदाहरण, या जैसे क्रिकेट, हॉकी, शतरंज। तो आप दोस्तों इस प्रकार से इसको यूज कर सकते हो, शतरंज में ये वाला शा आएगा। तो इस प्रकार से हम निर्देशक चिन्ह को यूज करेंगे। लेकिन निर्देशक और योजक चिन्ह का जो मैटर है वो समझिए। जबकि योजक चिन्ह जिसको हम क्या कहते हैं, हाइफन कहते हैं, और इसको हम कहते हैं डैश साइन। अब डैश और हाइफन ये दो चीजें हो गई हैं। तो हाइफन क्या हो गया, डैश तो हमने देख लिया दोस्तों, डैश क्या किस जगह पे यूज होगा, उदाहरण में, कथोपकथन में, जब एज इट इज जो बोला जाता है उसके रूप में, शीर्षक के आगे जब अपन नाम लिख रहे होते हैं, नाम, प्रमोद, सारस्वत और इस तरीके से, ठीक है। और जब बात करें हाइफन की, तो इसका प्रयोग दो शब्दों को जोड़ने या समस्त पद के लिए किया जाएगा। दो शब्दों के मध्य किसी शब्द का लोप हो जाने पर शब्द बनता है, उसको क्या कहते हैं हम, समस्त पद। मैं आपको समझा चुका हूं। जहां द्वंद्व समास होता है वहां योजक चिन्ह का प्रयोग होता है, ये मैंने आपको बता दिया। जब अपन योजक चिन्ह पढ़ रहे थे मैंने बताया था द्वंद्व समास के लिए, तो सुख दुख, सुख और दुख जहां पर भी और इस तरह का लोप हो रहा हो, तो और वहां पर क्या करते हैं, हम योजक चिन्ह को यूज करते हैं। और जहां पर हम डैश लगा के कोई चीज लिखते हैं एग्जांपल, और उसके लिए वहां पर आप साइन का यूज करते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों आपके जो अल्प विराम है वो यहाँ पर आपके पूरे कंप्लीट होते हैं। ये ऑलमोस्ट जो भी जितने भी यूज किए जाते हैं दोस्तों, वो सारे के सारे अल्प विराम मैंने आपको यहाँ पर बता दिए हैं। अब आपको करना ये है कि अब आपका जो प्रैक्टिस वर्क रहेगा, मैं इसकी पूरी की पूरी आपको प्रैक्टिकल जो शीट है, ये जो आप मैंने यहाँ पे जो भी पढ़ाया है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध हो जाएगी। टेलीग्राम चैनल से आप इसको, आपको कोई उतारना नहीं है, एग्जाम्पल नहीं उतारने, आपको एज इट इज वहां पर पीडीएफ मिलेगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया हुआ है, वहां से ज्वाइन कर लेना, इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। पहले हम लोग क्या कर रहे थे कि हम लोग पढ़ाते थे, आपको पीडीएफ की बड़ी इश्यूज आ रहे थे, इसीलिए अब हम लोगों ने एक नया चेंजेस किया है कि हम लोग अब आपको पीडीएफ यहीं पर प्रोवाइड कर देंगे। जो भी हम यहाँ पर पढ़ाएंगे वो सब आपको पीडीएफ के रूप में मिलेगा, ताकि आपको नोट्स बनाने का कोई इश्यू नहीं रहेगा। तो पीडीएफ वहां से ले लेना, आप इसको पढ़ लेना दोस्तों। और काम क्या करना है, अब इंपॉर्टेंट ये चीज है, लिखना निर्देशक चिन्ह, डैश ऑफ साइन, और फिर उसका सिंबल। उसी प्रकार जैसे आप यहां पर पहुंचे, यहां पर लिखिएगा अवगिरह दीर्घ उच्चारण चिन्ह, मतलब ये यूं। और फिर किसी को भी, अपने फ्रेंड को, माँ बाप को, अपने गर्लफ्रेंड हो, बॉयफ्रेंड हो, किसी को भी बोल देना, बोले यार ये लिस्ट पकड़ और बोल कि मेरे को कौन सा साइन लिखना है। साइन को याद जरूर करना है, तभी क्वेश्चन को क्रैक कर पाओगे, नहीं तो क्वेश्चन क्रैक नहीं होंगे। और दूसरी चीज, कब कब इसको कहाँ कहाँ यूज करना है, ये आपके वाक्य शुद्धि के अंदर ये कंसेप्ट बहुत ज्यादा यूज आएगा दोस्तों। तो आप इसको एक बार जो मैं पीडीएफ दूंगा, इसके एग्जांपल्स दूंगा, उसको आप क्लियर कर लीजिएगा। और क्लियर करने के बाद में इन सब के नामों को लिख के उसकी प्रैक्टिस जरूर जरूर से कर लेना। और दोस्तों कुछ दिनों से वीडियो नहीं आए थे, क्योंकि हमारा जो यहाँ पर जो सिस्टम था उसमें कुछ इश्यूज आ गए थे ग्राफिक्स कार्ड को लेके और कई चीजों को लेके। तो उसको सॉल्व करने में थोड़ा कुछ समय यहाँ पर जो है वो लग गया था। अब हालांकि अब सारी सेटअप जो है वो ओवरऑल बैकअप के साथ में कंप्लीट कर लिए गए हैं। तो अब आपकी जो क्लासें हैं वो रेगुलर करने की पूरी पूरी कोशिश हमारी रहेगी। और साथ ही हम लोग आपके लिए वन लाइनर क्वेश्चन बुक भी लेकर आ रहे हैं, ताकि आप और ज्यादा इजी और तरीके से क्योंकि आप यहाँ तो क्या करेंगे, प्रैक्टिकल पढ़ रहे हैं और थ्योरिकल पढ़ रहे हैं, और प्रैक्टिकल के लिए हम जो वन लाइनर क्वेश्चन बुक है वो भी आप लोगों के लिए जून माह के अंदर जो है वो लेकर आ जाएंगे। तो और जो हमारा टारगेट है
90 प्लस 180, अब की बार 180 पार, तो वो हम जरूर इस बार जो है कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो जो है वो पसंद आया होगा, और अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक शेयर तो बिल्कुल बनता है, तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें, और कमेंट में हमें बताएं कि आपकी सुविधा के लिए हमें और क्या करना चाहिए। थैंक यू, नमस्कार।